हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। ठीक, चलो आज हम नेट के सिलेबस के ऊपर कुछ बात करते हैं, क्योंकि आजकल नेट का क्रेज बहुत बढ़ रहा है और उसके सिलेबस पे हम चर्चा करते हैं। ठीक, अब देखते हैं, हम जब एलएलएम कर लेते हैं तो 3 चीज़ें होती हैं, या तो पीएचडी, नेट जेआरएफ। कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलएलएम करने के बाद नेट करते हैं, जो कि पीएचडी करना नहीं चाहते, लेकिन कुछ पीएचडी करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ। ठीक, अब जब हम पीएचडी में एडमिशन लेंगे तो हमारा बिना नेट क्वालिफाई किए हमारा पीएचडी में एडमिशन नहीं हो सकता। पहली बात तो ये है कि जो नेट एग्ज़ाम है हमारा, वो हमारी कराती है एनटीए। ठीक, कौन कराता है हमारा नेट का एग्ज़ाम? एनटीए कराती है। तो एनटीए ने अभी हाल ही में ये रूल जारी किया है कि अब पीएचडी करने के लिए नेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। बिना नेट के कोई भी पीएचडी में एडमिशन नहीं ले सकता। तो जब हम नेट का एग्ज़ाम देंगे तो अगर हम पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो इसकी वैलिडिटी होगी हमारी ओनली 1 साल। ठीक, अगर हमने नेट का एग्ज़ाम दिया, हमारा नेट नहीं हुआ, नेट जेआरएफ नहीं हुआ, सिर्फ पीएचडी पास किया हमने, तो ये हमारा 1 साल तक रहेगा। 1 साल के बाद अगर आपने कहीं भी एडमिशन नहीं लिया किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो फिर आपको दोबारा से नेट देना होगा। एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ होगी कि अगर हमारा नेट होता है, तो अगर हमारा नेट होता है तो हम दोनों चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। किस किस के लिए? पीएचडी में भी हम एडमिशन ले सकते हैं, एंड देन जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है स्टेट वाइज स्टेट हायर एजुकेशन में, तो इसके लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो इससे 2 रास्ते खुल गए, हमारा एडमिशन भी हो जाएगा, हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा नेट जेआरएफ। नेट जेआरएफ में हमारे तीनों रास्ते खुल जाते हैं, हम पीएचडी भी, असिस्टेंट प्रोफेसर, और एक होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक, इसमें हमें कुछ पर मंथ के हिसाब से हमें पैसे मिलते हैं जो एनटीए देती है रिसर्चर को रिसर्च करने के लिए। ये पहला होता है जेआरएफ जो 2 साल तक मिलता है, उसके बाद ये एसआरएफ हो जाता है। ठीक, जो आगे 3 साल तक होता है, क्योंकि जो पीएचडी का जो टाइम है वो है 3 ईयर टू 5 ईयर। इतनी बात आ गई समझ में। अब बात करते हैं हम नेट के सिलेबस की। नेट के सिलेबस की बात करते हैं अब हम। तो जो नेट का सिलेबस है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया है हमने। एक होता है पेपर फर्स्ट, एक होता है पेपर सेकंड। जो पेपर फर्स्ट है वो सभी सब्जेक्ट के लिए सेम होता है। ठीक, टोटल क्वेश्चन होते हैं इसमें 50 और टोटल मार्क्स होते हैं 100। ये जो भी सब्जेक्ट है, वो पॉलिटिकल साइंस हो, सोशोलॉजी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सबका सेम सिलेबस होता है इस पार्ट का, पेपर फर्स्ट का। अब हम आते हैं पेपर सेकंड में। पेपर सेकंड होता है सब्जेक्ट वाइज। इसमें जो अपना सब्जेक्ट है उसके ही बेस पे क्वेश्चन आएंगे, जो एनटीए द्वारा सिलेबस जारी किया गया है। ठीक, इसमें टोटल क्वेश्चन आते हैं 100, टोटल मार्क्स आते हैं 200। अब ओवरऑल जो ये बनता है, ये होता है, टोटल बनता है ये 300 मार्क्स का, जिसमें से हमारी मेरिट बनती है। पहले क्या होता था कि पहले सिर्फ मेरिट 2 चीज़ों की लगती थी, एक नेट, दूसरा नेट जेआरएफ। लेकिन अब क्या किया, अब एक कैटेगरी और बढ़ा दी गई इसी बार से, 2024 से ही। तो अब क्या होगा, एक मेरिट बनेगी पीएचडी की, एक बनेगी नेट की, और एक बनेगी नेट जेआरएफ की। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। इस पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक, ऑनलाइन ये पेपर होता है। ठीक है ना, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ये सीबीटी बोलते हैं जिसको।
हाल ही में अभी हुआ है, लेकिन अभी रिजल्ट पेंडिंग है, रिजल्ट आने वाला है 1-2 दिन में। ठीक है, अब करते हैं हम इसके सिलेबस की बात। किसके सिलेबस की बात? जो हमारा सब्जेक्ट है लॉ, हम लॉ के सब्जेक्ट को देखेंगे। अब इसमें टोटल यूनिट है 10। फर्स्ट यूनिट की जो बात करते हैं हम, ये है जूरिस्प्रूडेंस। इसका बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि इसमें ये एनटीए में, ये समझो कि ये मेजर सब्जेक्ट है, इसमें से 10 to 12 क्वेश्चन आते ही आते हैं किसी भी ईयर का। आप पेपर उठा के देख लीजिए। ठीक, कहाँ से बनते हैं क्वेश्चन? कि इस बुक के राइटर कौन है, ये बुक किस राइटर से है, स्कूल के जूरिस्ट कौन हैं, कौन से जूरिस्ट ने कौन सा प्रिंसिपल दिया, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हो गई जूरिस्ट की बात। हम डीपली जब बात करेंगे, जब हम अपने ऐप पे क्लास कराएंगे। ठीक, अभी तो सिर्फ एक सिलेबस को ओवरव्यू दिया जा रहा है आपको, जिससे कि समझ आ जाए कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इसमें से भी ये मान के चलो कि 10 to 15 क्वेश्चन आते हैं। ये समझो कि ये मेजर है, इनके बिना आप नेट क्वालिफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। इसमें हमें क्या पढ़ना है? इंटरनेशनल लॉ। इसमें डेफिनेशन पढ़नी है, नेचर पढ़ना है, बेसिस पढ़ने हैं, सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ पढ़ना है, जो हम चार्टर एक्ट पढ़ते हैं वो पढ़ना है, ये सब चीज़ें पढ़नी है, WTO पढ़ना है, IHL पढ़ना है। ठीक है, ये तभी होगा जब हम क्लास में कराएंगे। अब बात आती है लॉ ऑफ क्राइम्स की। इसमें ये है कि मैम नए लॉ आएंगे या पुराने लॉ आएंगे, तो अभी एनटीए ने कोई सिलेबस अपडेट नहीं डाला है। अब तक तो IPC ही आएगी, लेकिन हम जब हर जगह नए लॉ आ रहे हैं तो इसमें भी नए लॉ ही आएंगे। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? BNSS एंड BSA। लेकिन IPC CRPC एविडेंस को साथ साथ लेके पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट यूनिट है हमारी टॉर्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसमें हमें क्या पढ़ना है? टॉर्ट में ज़्यादातर केस लॉ से क्वेश्चन बनते हैं। आप देखना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को, तो इसमें ज़्यादातर केस लॉ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लेंगे कि नए से पुराने की तरफ लगाओ, पुराने से नए की तरफ लगाओ, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। फिर है कॉमर्शियल लॉ। कॉमर्शियल लॉ में हमारा कॉन्ट्रैक्ट आएगा, पार्टनरशिप एक्ट आएगा, IT एक्ट आएगा और NI एक्ट आएगा, कंपनी लॉ आएगा, कॉर्पोरेटिव एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब आएगा हमारा कॉमर्शियल लॉ में। फिर है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में भी केस लॉ भी पूछे जाते हैं, सेक्शन बेस पे भी बनते हैं क्वेश्चन। इसमें हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ दोनों ही आएगा। और ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसमें से हर बार एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। वो कैसे बनता है? केस लॉ से बनता है। ठीक, किसके साथ जोड़ के पूछ लेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जोड़ के पूछ लेंगे कि कौन से आर्टिकल में है, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है एनवायरमेंट एंड ह्यूमन राइट लॉ। इसमें NGT आएगा, आपका एनवायरमेंट लॉ आएगा, इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट आएगा, वुमेन, चिल्ड्रन, पर्सन एंड डिसेबिलिटी, इन सब का आएगा। और जो हमारे कमीशन बनाए गए हैं, SC ST कमीशन बनाए गए हैं, और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, माइनॉरिटी कमीशन है, ये सब हम इसमें कमीशन पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें से जो टेक्नोलॉजी वाला जो हमारा है ये पार्ट, इसमें से लगभग मान के चलो कि 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। पनिशमेंट से पूछ लेंगे, सेक्शन से पूछ लेंगे, ठीक है ना, जो उसकी प्रेम्बल है उससे पूछ लेंगे, कोई केस लॉ है उससे पूछ लेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी यूनिट 9। फिर बात आती है कंपैरेटिव पब्लिक एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। इसमें क्या पूछता है? इसमें क्वेश्चन आते हैं कि जो हमारी जो पार्लियामेंट है वो कौन कौन सी कंट्री में दिया हुआ है, किस किस कंट्री में शामिल है।
इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। रूल ऑफ लॉ पूछ लेगा, इंडियन यूके, इसमें लोकपाल बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे ये अमुंड्समैन है, लोकपाल है, लोकायुक्त है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ये हमारे सब्जेक्ट लो की बात, जिसमें हमारा लो का ही सब्जेक्ट आएगा, और इसमें टोटल क्वेश्चन आएंगे कितने, 100 इसमें क्वेश्चन आएंगे। जो एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क का, तो मतलब 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, टोटल मार्क्स का बनेगा हमारा 200 का, और 100 होगा हमारा पेपर फर्स्ट, ठीक है, जिसमें से टोटल मैंने बताए हैं आपको 300 में से मेरिट बनेगी। नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, 3 घंटे का टाइम होता है पेपर को अटेम्प्ट करने का, ठीक है, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स का बनेगा, जिसमें हमारी मेरिट लगेगी। मेरिट जेआरएफ की हाई जाती है, नेट की लो जाती है, पीएचडी की थोड़ी उससे लो जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना, और हाल जल्दी ही हम अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो कमेंट्स कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।